स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, मैं क्लास 10th वालों के लिए सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी भूगोल से लेसन सेकेंड का थर्ड पार्ट लेकर आया हूँ। इसके पहले आपने सेकेंड पार्ट तक पढ़ लिया है, तो सेकेंड लेसन का थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे। यानी हम पढ़ रहे थे लुप्त जातियों के बारे में, किस प्रकार की जातियाँ लुप्त हो रही हैं। तो हम चलेंगे आगे बढ़ते हुए। एशियाई चीता, यानी एशियाई जो एशिया में चीता रहते थे, एशियाई चीता कहाँ चला गया, ये कल्पना किया जा रहा है कि कहाँ कि मतलब गए कहाँ, यानी कि इसका मतलब कि लुप्त होते जा रहे हैं, जिसमें आशा व्यक्त करते हुए कहा गया है कि एशियाई चीता कहाँ चला गया, यानी कि कहाँ लुप्त हो गया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है, जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। स्टूडेंट्स, इस धरती पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता, जो बिल्ली की परिवार का एक अजीब, जिसको कहते हैं अजूबा, और विशिष्ट सदस्य है, जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। वह अपने शिकार को पलक झपकते ही उसको मार डालता है और अपने भोजन ग्रहण कर सकता है। अपने भोजन के लिए वो है मिनटों में अपने इस दौड़ के रफ्तार से अपने शिकार को बना लेता है। तो यही कल्पना किया जा रहा है कि आखिर ये कहाँ चला गया। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उसकी आँख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं की लकीरनुमा निशान है। इनके आँख के लकीरनुमा जो आंसुओं की बनी हुई एक निशान है, वो 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे। यानी कि एशिया में ये दूर दूर तक फैले हुए थे, दिखाई पड़ते थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। यानी कि इनका जो इलाका था, जो आवासीय क्षेत्र था जहाँ वे रहते थे, वे उनकी उपलब्धता जो है कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं, नहीं दिखाई देते हैं। भारत में तो यह जाति बहुत पहले 1952 में लुप्त घोषित कर दी गई थी। यानी कि स्टूडेंट्स, हमारे भारत जो देश है, इसमें इससे भी पहले 1952 में लुप्त घोषित कर दिया गया था। यानी कि ये जिस क्षेत्र में रहते थे वहाँ से ये दिखाई नहीं पड़ते थे। ऐसा माना जाता था कि ये जो पशु हैं, ये जानवर लुप्त हो गए हैं, इसलिए इनको 1952 में ही लुप्त घोषित कर दिया गया। स्टूडेंट्स, कह रहा है कि वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिसने वनस्पतियां और प्राणी जात का ऐसा भयानक ह्रास हुआ है। यानी वे कौन से कारक हैं, कौन से कारण हैं, किसके कारण से इन वनस्पतियों और जो प्राणी जात ऐसे जो लुप्त होते नज़र दिखाई दिए हैं, उनका ह्रास हुआ है। तो हम चर्चा करेंगे। यदि आप चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर दिया है कि यानी किस तरह से उसको हमने बदल दिया है। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से प्राप्त होता है। इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। स्टूडेंट्स, यानी कि कुल मिला जुलाकर यह निष्कर्ष निकलता है कि हम हैं, अर्थात मानव मनुष्य के द्वारा से वनों की कटाई, पशुओं को मारकर उनका भोजन के रूप में प्रयोग करना,
इस प्रकार से मनुष्य के द्वारा ही लगभग जो है ये हास हुआ है, नुकसान हुआ है। जैसे लकड़ी को उपयोग में लाना, उसके छाल को, पत्तियों को रबड़ के प्रयोग में लाने के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए, भोजन के रूप में, ईंधन, चारा, पशुओं के चारों के लिए, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा अप्रोच किसी भी तरह से ये जो है वन्य से ही प्राप्त होता है। तो इसलिए मनुष्य के कारण ही ये नुकसान संभव हुआ है, उन्हीं से ये जो है हास नुकसान पहुंचा है। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ। स्टूडेंट्स, भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ उपनिवेश काल में, यानी ऊपरी जो उसके बाद जो काल हुआ उपनिवेश में, रेल लाइन जो ट्रेनों की चलने के लिए जो पटरियाँ बिछाई गईं, जिस एरिए से वह गुजरा, उस जिस रास्तों में वन पड़े, सारे वनों की कटाई कर दी गई, जिससे उस वन में रह रहे तरह तरह के पशु पक्षियाँ जो हैं वहाँ से उन लोगों का रहना मुश्किल हो गया और वह लुप्त होते चले गए। तो इस तरह से कह रहा है कि रेल लाइन, कृषि व्यवसाय, कृषि, किसान जो खेती करना, वनों की कटाई करके वहाँ पर खेती करना, व्यवसाय, रोजगार, व्यापार करना, वाणिज्य, वानिकी और खनन प्रक्रिया में वृद्धि से हुआ है ये। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। यानी कि आज़ादी मिलने के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है, यानी ये भी इनका कारण रहा है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 में और 1980 के बीच जो है लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। यानी स्टूडेंट्स कह रहा है कि 1951 और 1980 के बीच में जो है लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर की जो भूमि है, जो वन क्षेत्र थे, उनको कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया, यानी कि कृषि के द्वारा वह कृषि के लिए वो बना दिया गया, यानी कि फसलों के लिए, साग सब्जियों के लिए वह उपयोग में लाया गया, यानी कि वनों के काट करके। यानी 26,200 वर्ग किलोमीटर बहुत ही अधिक है ये। इससे भी क्या है उसका प्रभाव पड़ा है, हास हुआ है पशुओं का और वनस्पतियों का। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में इस स्थानांतरी यानी झूम खेती अथवा स्लैश और बर्न खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है। इस तरह से जो है हास हुआ है उनका। तो हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से किस तरह से हास हुआ है वनस्पतियों का, पशुओं का, तो हम लोगों ने अभी जाना, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे स्टूडेंट्स। तब तक इसे भली भांति पढ़ें और समझें। तो